Dear students, in JEE Mains and JEE Advanced, we find many problems from electrostatics are combined with the concept of mechanics and simple harmonic motion. If you are targeting for good rank, that practice of the mixed concept based problem is must. Through coming illustration, we will learn the application of the concept of electric field, rotational dynamics and SHM. So let us move to illustration. This illustration says a uniform non-conducting rod of mass small m, length small l, half of the rod has charge density lambda and other half has charge density minus lambda as shown in the adjacent figure. The rod is hinged at midpoint at origin so that it can rotate in horizontal plane without friction. आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, दिस इज द रॉड अंडर कंसिडरेशन. इस रॉड की लेंथ है स्मॉल एल. मिडिल पे हमने यहाँ पे हिंज किया हुआ, दैट मीन्स दिस रॉड कैन रोटेट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ओ. ओ से पास हो रही होगी और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एक्स वाई प्लेन होगी. दैट मीन्स जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो जेड एक्सिस के पैरेलल है. इस रॉड का लेफ्ट हाफ माइनस लैम्डा चार्ज डेंसिटी के साथ है, वाइल द right half is with the charge density plus lambda. A uniform electric field E exit parallel to the x-axis in the entire region. हम लोग यहाँ पे जो टॉप व्यू देख रहे हैं किसी टेबल का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रॉड के पैरेलल या एक्स एक्सिस के पैरेलल है और उसकी मैग्नीट्यूड है E, दैट इज यूनिफॉर्म है. हर पोजीशन हर लोकेशन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, कैपिटल E है. कैलकुलेट द पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ द रॉड. अगर हम लोग इस रॉड को स्लाइटली रोटेट कर दें अपनी एक्सिस के अबाउट और छोड़ दें, तो हमें इस रॉड का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मालूम करना है. ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग ये एनालाइज करेंगे कि ये रॉड रोटेट या ऑसिलेट क्यों करेगी. तो यहाँ पे मैं डायग्राम प्लेस कर लेता हूँ, नेक्स्ट पेज में यहाँ रख लेता हूँ. दिस इज द डायग्राम. This part is having charge density minus lambda, this part is having charge density plus lambda. लेंथ सेम है, चार्ज डेंसिटी की मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहाँ पे चार्ज अगर माइनस क्यू होगा तो सर्टेनली हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, दैट मीन्स दिस पार्ट ऑफ द रॉड विल एक्सपीरियंस द फोर्स क्यू मल्टीप्लाइड बाई in the rightward direction, while this part of the rod, that means left half, will experience the force Q multiplied by E in the leftward direction. दोनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन सेम लाइन में होगी, दैट मीन्स नो टॉर्क. दोनों फोर्स जो यहाँ पे दोनों सेक्शन में जो फोर्स लगेंगे नेगेटिव पार्ट में और पॉजिटिव पार्ट में, वो इक्वल अपोजिट होंगे. दैट मीन्स दिस रॉड इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एज वेल एज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम. ये रॉड हमारी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के साथ साथ रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है. तो अभी हम लोग कह सकते हैं कि इस पोजीशन में हमारी रॉड इक्विलिब्रियम में है. अब ये इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट से जाने वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकती है. सो लेट अस डिस्प्लेस द रॉड बाय स्मॉल एंगल थीटा. इसको मैं सपोज रोटेट करता हूं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल. थीटा इज अ स्मॉल एंगल. तो सपोज मैंने इसको रोटेट कर दिया, मैं यहाँ पे रोटेट करता हूं, ऐसे आ गया. अगर इस सिचुएशन में हमारी रॉड आ जाएगी तो देखते हैं क्या होगा. जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि चार्ज की मैग्नीट्यूड यहाँ पे और यहाँ पे सेम रहेगी, यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू, बिकॉज लेंथ सेम है, लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू सेम है, तो क्यू और माइनस क्यू. इस पार्ट में फोर्स लगेगा क्यू मल्टीप्लाइड बाई ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, और इस पार्ट में फोर्स लगेगा क्यू मल्टीप्लाइड बाई ई, दैट इज इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन. दैट मीन्स नेट फोर्स पैरेलल टू द एक्स वाई प्लेन. हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन की बात करें तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड इज इक्वल टू 0 प्लस क्यू ई और ये माइनस क्यू ई इस डायरेक्शन में. तो नेट फोर्स तो यहाँ पे 0 हो गया, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे फोर्सेस की देख सकते हैं ये डिफर कर रही हैं. अगर लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे डिफर कर रही है, फोर्सेस सेम है, तो यहाँ पे एक कपल फॉर्म होगा. अगर कपल फॉर्म होगा तो ये टॉर्क क्रिएट करेगा. और यहाँ पे हमने इसे रोटेट किया हुआ है इस सेंस में, ये हमारा
काउंटर क्लॉकवाइज सेंस में, और यू कैन ऑब्जर्व द सेंस ऑफ द कपल इज इन क्लॉकवाइज सेंस। तो डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सेंस है काउंटर क्लॉकवाइज, और रिस्टोरिंग टॉर्क जो इस कपल की वजह से आएगा, दिस विल बी इन द क्लॉकवाइज सेंस। तो यहाँ पे ये जो रॉड है अपनी पोजीशन को रिस्टोर करने की कोशिश करेगी, दैट मीन्स अगेन इट विल ट्राई टू अगेन द इक्विलिब्रियम पोजीशन दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लेकिन जब यहाँ पे पहुंचेगी तो इसके पास एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी, तो ये इस साइड में आ जाएगी, कुछ ऐसे होगी। अब यहाँ पे एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो जब ये इतने ही एंगुलर एम्पलीट्यूड में पहुंचेगी तो स्टॉप होगी, लेकिन फिर से कपल फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, टॉर्क लगना शुरू हो जाएगा, इसका रोटेशन या इसका ऑसिलेशन मेंटेन रहेगा, बिकॉज देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। हम लोग जितनी भी कंडीशंस लेते हैं वो आइडियलिस्टिक कंडीशन लेते हैं, दैट इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। तो अब यहाँ पे अगर हमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मालूम करना है तो वी नीड टू फाइंड द टॉर्क, और टॉर्क अगर कैलकुलेट करना है तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने हिंज किया हुआ है, तो एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, यहाँ से x डिस्टेंस पे dx एलिमेंट ले लेते हैं। थीटा इज द एंगल ऑफ रोटेशन, तो मैंने x डिस्टेंस पे यहाँ पे dx एलिमेंट ले लिया। ये हमारे पास dx एलिमेंट जो लिया हुआ है, सपोज इसका चार्ज हमारे पास है dq। दिस पार्ट इज पॉजिटिव। अगर ये पार्ट पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट वर्ल्ड डायरेक्शन में, दैट मीन्स दिस एलिमेंट विल एक्सपीरियंस फोर्स इन द राइट वर्ल्ड डायरेक्शन। ये राइट वर्ल्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और इस फोर्स की वैल्यू df लिख लेते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे इसके इस साइड में देखें, इतनी ही डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे एलिमेंट ले लें हम लोग, यहाँ पे सपोज dx एलिमेंट, सेम लेंथ का एलिमेंट ले लें, लेकिन यहाँ पे चार्ज नेगेटिव होगा, ये एलिमेंट ले लिया, तो दिस एलिमेंट विल एक्सपीरियंस फोर्स इन द लेफ्ट वर्ल्ड डायरेक्शन, और इतना ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो df बना लिया। यू कैन ऑब्जर्व हियर कपल। अगर ये कपल फॉर्म हो रहा है तो हम लोगों को मालूम है कि इसका टॉर्क निकालना, तो हम लोग यहाँ पे टॉर्क ऑफ दिस कपल कैलकुलेट कर लें। वी विल राइट दिस टॉर्क इक्वल टू, इस टॉर्क को हम लोग डी टॉ लिखेंगे, बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑफ द एलिमेंटल फोर्स। तो दिस टॉर्क डी टॉ इक्वल टू डी एफ मल्टीप्लाइड बाई लीवर आर्म। लीवर आर्म इज स्मॉल एल। अब डी एफ की वैल्यू, डी एफ दिस फोर्स, डी एफ इज इक्वल टू डी क्यू मल्टीप्लाइड बाई ई, चार्ज ऑफ दिस एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी लीनियर चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट। दैट मीन्स डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स, और इसको ई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी एफ की वैल्यू आ जाएगी। अब बात करते हैं लीवर आर्म, स्मॉल एल। स्मॉल एल लीवर आर्म का मतलब होता है जो कपल फॉर्म कर रहे हैं फोर्सेस, उनके बीच की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ सपोज मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, वी नो दिस एंगल विल बी थीटा, और ये हमारे पास हो जाएगा लीवर आर्म। ये सपोज मैंने थीटा लिखा है तो ये भी थीटा होगा, तो दिस विल बी द लीवर आर्म। और यहाँ पे अगर मैं रॉड की बात करूं, इतने सेक्शन की बात करूं, तो ये x है, दिस इज आल्सो x। दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है 2x, एंड दिस एंगल इज थीटा। दैट मीन्स वी कैन फाइंड दिस लेंथ स्मॉल l थ्रू ट्रिग्नोमेट्री, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2x मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। तो यहाँ पे मैं इस लेंथ को लिख देता हूँ 2x मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। तो ये तो बात हो गई लीवर आर्म की। तो यहाँ पे मैं वैल्यू रख देता हूँ, ये हो जाएगी डी एफ इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई ई, एंड दिस स्मॉल एल इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। ये वैल्यू आ गई। ओके, अब टोटल टॉर्क कैलकुलेट कर लें। टोटल टॉर्क जितने भी हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट होंगे उनके करस्पॉन्डिंग होगा, सबका सम कर देंगे। हम लोग यहाँ पे अगर इंटीग्रल लें, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि टॉर्क इस एलिमेंट का है क्लॉकवाइज सेंस में, तो जितने भी एलिमेंट होंगे उनका टॉर्क होगा क्लॉकवाइज सेंस में, सेम टाइप से। सेम सेंस में अगर टॉर्क है तो एडिटिव है, अगर एडिटिव है दैट मीन्स वी कैन डू द इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे अगर मुझे नेट टॉर्क कैलकुलेट करना है तो मैं यहाँ पे डी टॉर्क का इंटीग्रेशन लिखूंगा। तो लेट अस राइट टॉर्क इक्वल टू इंटीग्रल डी टॉर्क, राइट, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे डी टॉर्क का मुझे इंटीग्रेशन लिखना होगा, तो इंटीग्रेशन में मैं देख सकता हूँ यहाँ पे x है, dx है, लेकिन ये जो लैम्डा टर्म है, ई टर्म है, ये कांस्टेंट है, और फॉर गिवन एंगल थीटा इज आल्सो कांस्टेंट,
इस पोजीशन के लिए थीटा की वैल्यू भी हमारे पास कांस्टेंट होगी। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं टॉर्क की। लेकिन एक्स की लिमिट के बारे में बात कर लें। हम लोग यहाँ पे जो भी एलिमेंट लेंगे, पॉजिटिव साइड में एलिमेंट लेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट यहाँ पे होगा नेगेटिव साइड में। हम लोगों ने यहाँ पे 2x साइन थीटा लिख के इन सभी चीजों को कंसीडर कर लिया। दैट मीन्स हमें यहाँ पे लिमिट लेने के लिए -L/2 से +L/2 लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे इस पोजीशन में हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं टॉर्क बाय इंटीग्रल ऑफ दिस, ये वैल्यू आ गई। आप देख सकते हो मैंने लिमिट यहाँ पे ली हुई है 0 to L/2। ओके, अब कांस्टेंट टर्म बाहर लिख दें। कांस्टेंट टर्म में हमारे पास है E साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा। तो मेरे पास बाहर हो गया इंटीग्रल के 2 मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय E मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, और इंटीग्रल के अंदर आ जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय dx, और लिमिट है 0 to L/2। ये मैंने यहाँ पे लिमिट्स रख दी 0 to L/2, और इसका इंटीग्रल एक सिंपल इंटीग्रल है। यू नो दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू x²/2। तो यहाँ पे रख देता हूँ x²/2 और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to L/2, ये रख दी। ओके, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 अगर कैंसिल हो गया तो ये हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं। 2 से 2 मैंने कैंसिल कर दिया। अब लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा L²/4 -0। 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लैम्डा E मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई L²/4। अब हमारे पास टॉर्क की वैल्यू आ गई। दिस टॉर्क इक्वल टू लैम्डा E L²/4 मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। दिस इज द टॉर्क एट दिस पोजीशन। यहाँ पे थीटा भी वेरिएबल होगा, लेकिन हम लोगों ने जो टॉर्क कैलकुलेट किया हुआ है ये इस पोजीशन के लिए टॉर्क कैलकुलेट किया हुआ है। अब इस टॉर्क को मैं लिख लेता हूं नेक्स्ट पेज में। दिस इज द टॉर्क अंडर कंसिडरेशन। हम लोगों को मालूम है कि जब कभी भी हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन या एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं तो वी कंसीडर फॉर द स्मॉल एम्पलीट्यूड, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने इसको स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है, दैट मीन्स थीटा इज स्मॉल, सो हियर वी कैन राइट दिस थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो अगर साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, दैट मीन वी कैन राइट टॉर्क इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई E L²/4 मल्टीप्लाइड बाई थीटा, क्योंकि थीटा की वैल्यू स्मॉल है। ओके, अब यहाँ पे टॉर्क को हम लोग को मालूम है कि टॉर्क इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाई अल्फा। दिस टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द रोटेशनल एक्सिस मल्टीप्लाइड बाई अल्फा, और रोटेशनल एक्सिस हमारे पास हो रही है मिडिल ऑफ द रॉड से। दैट मीन्स दिस वैल्यू इज इक्वल टू mL² डिवाइडेड बाई 12। तो ये हो जाएगा mL² डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा इज इक्वल टू E मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई L² डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ mL² डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा, दैट इज इक्वल टू दिस इज E मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई L² डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई थीटा। ओके, अब यहाँ पे देखें हमने यहाँ डिस्प्लेस किया हुआ है, इसे किस सेंस में डिस्प्लेस किया हुआ है? दिस इज द काउंटर क्लॉकवाइज सेंस, एंड टॉर्क सेंस इज रेस्टोरिंग टॉर्क सेंस इज क्लॉकवाइज। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे एंगल की बात करूँ, वेक्टर नोटेशन की बात करूँ, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो हम लोग यहाँ पे माइनस साइन लिख देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे mL²/12 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा, दैट इज इक्वल टू -E लैम्डा L² डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई थीटा। ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब थोड़ा सा इसे रीअरेंज कर लें। ये हमारे पास हो जाएगा, ये वैल्यू हो गई, ये अल्फा इज इक्वल टू दिस इज 3, ये हो जाएगा 4 और ये 3, राइट। L² से L² यहाँ पे कैंसिल कर दें तो दिस इज 3 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई E डिवाइडेड बाई स्मॉल m। ओके, एंड मल्टीप्लिकेशन में आएगा थीटा और ये माइनस साइन यहाँ पे मेंटेन होगा। नाउ वी कैन कंपेयर दिस इक्वेशन विद द इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमारे पास इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन है अल्फा इज इक्वल टू -ω² मल्टीप्लाइड बाई थीटा। दैट मीन्स दिस वैल्यू इज इक्वल टू ω²।
अगर ये वैल्यू ओमेगा स्क्वायर के बराबर है तो वी कैन राइट ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई ई मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा डिवाइडेड बाई स्मॉल एन। दैट मीन्स ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस वैल्यू, ये वैल्यू हो जाएगी, अगर स्क्वायर हटा दें तो इसके अंडर रूट 3e lambda divided by small n के। And we know this value, this is the angular frequency, and this value is equal to 2 pi divided by time period. Now we can write time period is equal to 2 pi multiplied by under root m divided by 3 multiplied by e multiplied by lambda. This is the time period of oscillation of the rod.